हेलो एवरीवन, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में प्लेस ऑफ सप्लाई का मीनिंग समझने का कोशिश किया, यूटीजीएसटी कब लगता है उसके बारे में देखा, यूनियन टेरिटरीज इंडिया में क्या क्या है वो समझने की कोशिश की, और साथ में हमने ये भी देखा कि भाई नेचर ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, बेसिक वाला जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो यहाँ तक तो अपना पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है। अभी हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं एज पर सेक्शन 10। हाँ, 10 के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स 10 और 11 में कवर हुआ है, तो पहले हम 10 पढ़ रहे हैं। 10 में पहला, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or the recipient, place where movement terminates for delivery to the recipient। मतलब क्या, गुड्स का सप्लाई हो रहा है जहां पे गुड्स मूविंग है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? वो है प्लेस वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। अगर मूवेबल गुड्स का सप्लाई हुआ तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे गुड्स का डिलीवरी हुआ है, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, तरकारी बेचने वाला, इसको हम मिस्टर भाजी वाला नाम देते हैं, और ये है हमारा जो ये है हमारा बायर, इसको हम नाम देते हैं मिस्टर पैसे वाला। देखो यहाँ पे भाजी वाला, कहाँ का भाजी वाला है ये? चलो हम इसको वाशी का लोकेशन देते हैं क्योंकि वाशी से बहुत सारा भाजी सप्लाई होता है, आपको नॉलेज होगा। और ये पैसे वाला सूरत का देते हैं क्योंकि सुना है मैंने कि सूरत में काफी पैसे वाले बैठे। तो भाजी वाले ने गुड्स सप्लाई किया पैसे वाले को। भाजी मूवेबल है ना, मतलब भाजी कहाँ से मूव हुआ? वाशी से मूव होके वो सूरत गया। कहाँ गया? सूरत गया, क्योंकि देखो पैसे वाला तो सूरत में बैठा है। तो गुड्स का डिलीवरी, दैट इज भाजी का डिलीवरी कौन से लोकेशन पे हुआ है? सूरत में हुआ है। कौन से लोकेशन पे हुआ है? सूरत में हुआ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या वैसे केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सूरत। क्यों? क्योंकि जो गुड्स है दैट इज भाजी, उसका डिलीवरी कहाँ पे हुआ? सूरत में। और रूल एक्ट कंडीशंस क्या कहता है कि ऐसे केस में व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, देखो बीच में ट्रक का भी फोटो लगाया है कि भाई ट्रक से ही गुड्स का मूवमेंट हुआ रहेगा ना, जो भी वे रहेगा मूवमेंट का, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। देखो यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से? वाशी से। कहाँ पे वो मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ? कहाँ पे? गुड्स का डिलीवरी हुआ सूरत में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आपका? सूरत। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मूवेबल गुड्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे गुड्स का डिलीवरी हुआ, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। समझो मिस्टर ए ऑफ मुंबई, क्या डीलर है? डीलर ऑफ योर एसी, एयर कंडीशनर। उसने ये एसी
सप्लाई किया मिस्टर बी ऑफ पुणे को। तो यहाँ पे एसी का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से मूवमेंट हो रहा है? मुंबई से। और ये मूवमेंट या डिलीवरी कहाँ पे जाके खत्म होगा? पुणे में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे। इतना ही याद रखो, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, जिस लोकेशन पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये पहला कॉन्सेप्ट अपने को कहना चाहता है। तो इसके रिलेटेड कुछ हम लोग सम्स देखते हैं। चलो सम्स में क्वेश्चन नंबर 2 रिलेट्स टू योर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये किसके बारे में बात करता है? रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो क्वेश्चन में बोला है गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? जिस लोकेशन पे गुड्स का डिलीवरी हुआ, जिस लोकेशन पे आके वो गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ, रुका गुड्स, वो लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 3 कॉलम अवेलेबल है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेलेवेंट कॉलम आपके लिए कौन सा है। देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर काम का है आपके, क्यों? आप किसी को कंपेयर करते हो ना प्लेस ऑफ सप्लाई से, डिटरमाइन वेदर इट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है और लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड है। अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना है? जहां पे गुड्स का डिलीवरी हुआ वो लोकेशन लेना है। मतलब ये थर्ड कॉलम मेरे काम का है कि भाई जिस लोकेशन पे गुड्स का डिलीवरी हुआ ये आपके काम का है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपके काम का नहीं है। फिर ऑल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेस एप्लीकेबल। मतलब वही इंटर है कि इंट्रा है, टैक्स जीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगेगा, वो डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। सिंपल है। चलो पहले केस में देखते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर सूरत का है, गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ? पुणे में। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? जहां पे गुड्स डिलीवर हुआ, गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ? पुणे में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे। दूसरे केस में गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ? बेंगलोर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलोर। तीसरे केस में गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ? पुणे में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे। चौथे केस में गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ? पंजाब। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। देन लास्ट वन, गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ? ओडिशा में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ओडिशा। हो गया भाई आंसर आपका। प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढना था, प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढ लिया। अब इसके आगे आपको नेचर ऑफ टैक्स ढूंढना है और नेचर ऑफ सप्लाई देखना है, वो तो आपको पता ही है। चलो मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ, इजी है बट स्टिल हर एक सम होमवर्क नहीं दे सकता ना, तो ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। लेट्स गो। चलो पहले हम लोग कंडीशन लिख लेंगे कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, कैसे आप डिटरमाइन कर रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई, वो लिखेंगे। यूजुअली इवन यूनिवर्सिटी के सॉल्यूशंस में भी वो लिखा नहीं गया है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि लिखा करो, तो कहीं ना कहीं आंसर पे आपके बेटर इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आपका मार्क्स डिडक्ट होने का कोई भी चांसेस नहीं रह जाएगा। तो इट इज सजेस्टेड कि आप एक छोटा सा नोट टाइप लिख दिया करो हमेशा आपके आंसर्स को शुरू करने के पहले, जिसका इंप्रेशन आपको बहुत वर्क करेगा। जैसे कि देखो क्या लिखना है पहले वाले केस में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। देखो मैंने नोट कैसा लिखा है, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर सच गुड्स आर डिलीवर्ड। तो मैंने अभी आपको थियरी में एक्सप्लेन किया, उसी का मैंने नोट लिख दिया। ऑलवेज राइटिंग द आंसर्स यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग, कि आप इस एटीट्यूड से, इस थिंकिंग से आंसर लिखोगे कि सामने जो पेपर चेक करने वाला बंदा है वो 100% अनपढ़ गवार है। आप उसको कोई आंसर बेसिक से एक्सप्लेन कर रहे हो विथ योर एवरी नोट, वर्किंग नोट, एक्सप्लेनेशन, assumption एंड एवरी अदर थिंग।
गेटिंग? तो आपका आंसर में मार्क्स डिडक्ट होने का चांस रहेगा ही नहीं, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलो तो देखो मैंने कॉलम क्या क्या बनाया, लोकेशन ऑफ सप्लायर चाहिए ना अपने को, उसके बिना आप नेचर ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढोगे, लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड ये भी चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आने वाला है, और नेचर ऑफ टैक्स जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सा टैक्स लगेगा, और नेचर ऑफ सप्लाई मतलब वही इंटर है कि इंट्रा है, सही बात है ना। चलो तो सबसे पहले अपना सप्लायर का लोकेशन क्या था, सप्लायर का लोकेशन है सूरत, गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ, पुणे में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, पुणे ओनली, मतलब ये वाले कॉलम में जो भी नाम आ रहा है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, ठीक है। नेचर ऑफ सप्लाई क्या, इंटर की इंट्रा, कंपेयर करो लोकेशन ऑफ सप्लायर को कंपेयर करो प्लेस ऑफ सप्लाई से, सप्लायर का लोकेशन सूरत है, प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे है, सूरत गुजरात में आता है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, मतलब दो स्टेट के बीच का बात है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे इंटर स्टेट। और नेचर ऑफ टैक्स क्या लगेगा, नेचर ऑफ टैक्स विल बी आईजीएसटी। देन उसके बाद सेकंड अगर आप देख रहे हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गोवा, प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु, चलो लिख लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर गोवा, लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड बेंगलुरु, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलुरु ओनली, जहाँ पे गुड्स का डिलीवरी हुआ अभी डिस्कस किया मैंने। नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा, नेचर ऑफ सप्लाई के लिए आप किसको किसको कंपेयर करते हो, नेचर ऑफ सप्लाई के लिए आप लोकेशन ऑफ सप्लायर को कंपेयर करोगे आपके प्लेस ऑफ सप्लाई से, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का कंपैरिजन होगा आपका, गोवा अलग स्टेट है, बेंगलुरु कर्नाटक में आता है, मतलब यहाँ पे भी दो अलग अलग स्टेट के बीच में बात हो रहा है, तो नेचर ऑफ सप्लाई विल बी, नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंटर स्टेट, एंड इफ इट इज इंटर स्टेट तो टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, पुणे लोकेशन ऑफ सप्लायर पुणे, लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड पुणे, तो चलो तीसरा यहाँ पे पुणे, गुड्स कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ पुणे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे पुणे ही रहेगा, नेचर ऑफ सप्लाई क्या खाली पुणे ही दिख रहा है, तो नेचर ऑफ सप्लाई तो सीधा सीधा है इंट्रा स्टेट, इफ इट इज इंट्रा स्टेट तो टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी लगेगा, महाराष्ट्र में यूनियन टेरिटरी नहीं आता है ना। देन पुणे के बाद वी हैव लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड पंजाब, तो राइट डाउन लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड पंजाब, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पंजाब इटसेल्फ, नेचर ऑफ सप्लाई क्या दिल्ली से गुड्स पंजाब आया, मतलब दिल्ली अलग है पंजाब अलग स्टेट में, मतलब दो स्टेट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली है, तो ये कैनाई से इंटर स्टेट है, इफ इट इज इंटर स्टेट देन आई विल चार्ज आईजीएसटी। लास्ट वन, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर नासिक, वहां पे डिलीवर हुआ गुड्स उड़ीसा, चलो लिख लेते हैं सप्लायर का लोकेशन नाशिक, नाशिक कुठे येतं महाराष्ट्रामध्ये, आणि कहाँ पे गुड्स गया ओरिस्सा गया गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ओरिस्सा, देखो यही कॉलम यहाँ पे कंटिन्यू हो गया आंसर के तौर पे, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा, गुड्स नासिक से उड़ीसा गया, तो दो अलग अलग स्टेट का बात है, नासिक महाराष्ट्र में आता है, उड़ीसा अलग स्टेट है अपने आप में, तो भाई नेचर ऑफ सप्लाई क्या, नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंटर स्टेट, और टैक्स कौन सा लगेगा, टैक्स विल बी आईजीएसटी। बस इतना सा ही आंसर है, इतना सा ही आंसर है, इतना छोटा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये 8 मार्क के रेंज में आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा एक आधा ऐड होके, और थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो 15 मार्क्स के लिए जा सकता है वो, आप इसको कॉपी डाउन कर लो स्क्रीनशॉट लेके, और इसमें एंट्री वाइज मार्क्स है, जैसे पहला एंट्री आपने सही किया तो उसका 1.5 मार्क या 2 मार्क, दूसरे एंट्री का सेम, तो अगर आपका कोई एक आधा एंट्री गलत होता है तो उसी का मार्क्स कटेगा, पूरे पर्टिकुलर सम का मार्क्स नहीं कटेगा आपको, ठीक। चलो
कॉपी डाउन नाउ, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर कॉन्सेप्ट नंबर 2। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, location of the goods at the time of delivery to the recipient. Supply does not involve movement of goods. ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। समझो गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं, गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मतलब गुड्स आप तक गुड्स नहीं आया, आप खुद चल के गुड्स खरीदने के लिए गए थे, तो वहां पे गुड्स मूव नहीं हुआ, वो तो आप खुद गए थे, वहां से आपने परचेज किया, लेके आए, देन आपने उसको यूज किया, तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये कब होता है करके। समझो मैं कल के दिन पे तुमको पढ़ाने के बाद, दैट इज तुम्हारा जैसे ही टीवाई बैक का एग्जाम हो गया, उसके बाद मैं हरिद्वार चला जाता हूँ। हरिद्वार कहाँ पे आता है, ये यूके में आता है। यूके मतलब उत्तराखंड, डैश डैश लोगों ने सोचा लेगा यूनाइटेड किंगडम में आता, ठीक है। तो मैं कहाँ चला गया, हरिद्वार। क्यों बोला, थोड़ा अपने पाप धो लूं, शायद कम हो जाएंगे। तो मैं हरिद्वार गया घूमने के लिए, दर्शन के लिए, पाप धोने के लिए अपना। तो वहां पे हरिद्वार में तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे शॉप्स देखने को मिलेंगे, लाइक, और वहां पे आपको अलग अलग चीज परचेज करने मिल सकता है वहां के लोकेलिटी के फेमस चीजों के हिसाब से। तो समझो मैंने वहां पे एक मॉल में गया, छोटा सा मॉल था, वो वाले मॉल से मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या खरीदा, मैंने फॉर एग्जाम्पल वहां से क्लोथ्स खरीदा। क्या खरीदा, क्लोथ्स, मतलब वहां का वो बाबा वाला होता है ना, वो वाला। चलो मैं भी बाबा बन के घूमूंगा थोड़ा दिन, तो मैंने वैसा वाला कपड़ा वहां पे जाके खरीद लिया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल अपने जगह पे, यहाँ पे देखो मैं खुद पर्सन दैट इज बायर चल के गया गुड्स को खरीदने के लिए, मतलब ये कपड़ा मूव नहीं हुआ, कपड़ा तो भाई मॉल में लगा हुआ ही था, मैं बायर खुद उस कपड़े तक पहुंचा, उसको परचेज करके लिया, लेके आया। तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जहां पे वो गुड्स आपने खरीदा, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे यहाँ पे मैंने कपड़ा कहाँ पे खरीदा, हरिद्वार में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, हरिद्वार। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, हरिद्वार, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट गुड्स का नहीं हुआ, गुड्स तो उधर ही पड़ा था, मैं बीइंग अ बायर वहां पे गया ना चीजों को खरीदने के लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जहां पे बायर ने उसको खरीदा, जिस लोकेशन में बायर ने उसको खरीदा, गुड्स को हाथ में लिया, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यूजुअली शॉपिंग के केस में होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल इधर ही मुंबई मार्केट सॉरी सीएसटी चले जाते हो कुछ चीजों को खरीदने के लिए, तो आपने कहाँ से खरीदा, सीएसटी से, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, सीएसटी होगी, है ना। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल समझो यहाँ के कोई लोकल सा मॉल में चले गए, जैसे यहाँ पे विवियाना मॉल है, आपने विवियाना मॉल में जाके कोई गुड्स खरीदा, से समझो जूता खरीदा, तो वहां पे आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी विवियाना मॉल, दैट इज थाने। आपने देखा है बिल के ऊपर हमेशा आपको टैक्स एक ही लगता है, एक ही टाइप का लगता है, दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों, क्योंकि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। बेचने वाला मॉल दैट इज विवियाना मॉल भी थाने में ही है, और तुम्हारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हुआ वो भी थाना ही हुआ। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या, इंट्रा, टैक्स कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो अगर मैंने दो केस बताया, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे गुड्स का डिलीवरी हुआ
वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे गुड्स को खरीदा गया, लिया गया, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हरिद्वार वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हो। आप लोग कहीं भी घूमने जाओगे तो चीजों को खरीदते जरूर हो ना, तो जिस लोकेशन पे आपने उसको खरीदा, दैट लोकेशन इटसेल्फ इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। दुकानदार थोड़ी पूछता है आपसे, भाई साहब आप ये लेके कहाँ जाओगे, घर जाओगे या अपने गांव जाओगे, दूसरे स्टेट के हो, ये सब दुकान वाला आपसे नहीं पूछेगा। वो आपको सीधा सीधा बिल पकड़ा देगा जिसमें उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई है। दुकान वाला सप्लायर है, आप बायर हो, उसके लिए वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं, गुड्स तो वही वहीं से सप्लाई हो गया, वहीं से खरीदा ना आपने उसके ही लोकेशन से। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इंट्रा स्टेट। टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यही यूनियन टेरिटरी में हुआ तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लग जाएगा, नथिंग एल्स। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर राजेश ऑफ मुंबई purchased a Rado watch from shop in Indore, Madhya Pradesh. Determine the place of supply. बंदा तो मुंबई का था, ठीक है, लेकिन उसने वो वॉच कहाँ पे खरीदा? इंदौर में खरीदा, दैट इज मध्य प्रदेश में खरीदा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंदौर। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंदौर, मध्य प्रदेश। नेचर ऑफ टैक्स नेचर ऑफ सप्लाई क्या? इट विल बी इंट्रा। टैक्स कौन सा लगेगा? इट विल बी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो राजेश खुद जाके शॉप में से उसने वो पर्टिकुलर गुड्स को खरीदा है ना। अगर समझो राजेश मुंबई में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करता एमपी के डीलर को, मध्य प्रदेश के डीलर को कि भाई मुझे रैडो वॉच चाहिए, डिलीवर करा देना, तो वो पहला केस हो जाता। तो वो पहला केस हो जाता क्योंकि वहां पे गुड्स डिलीवरी वाला केस होता। तो वहां पे गुड्स दैट इज रैडो वॉच इज अ गुड्स कि वो मूवेबल है। तो रैडो वॉच कहाँ पे डिलीवर होता? मुंबई लोकेशन में। तो तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? मुंबई। तब आपका नेचर ऑफ सप्लाई क्या होता? इंटरस्टेट, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट एमपी से मुंबई में आ रहा है। तब आप क्या कहते? इंटरस्टेट। टैक्स कौन सा लगाते? आईजीएसटी। ऐसे आपको समझ के लेना है ना। तो यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? जहाँ पे उसको खरीदा। तो आप एक चीज ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहाँ पे वो गुड्स को खरीदा गया। और एक डिफरेंट वे में भी अगर आपको याद रखना है तो अगर इन केस ऑफ नॉन मूवेबल गुड्स, इन केस ऑफ नॉन मूवेबल आई कांट वर्ड, इन केस of no movement of goods, place of supply will be, in case of no movement of goods, your nature of supply will be always intra-state only, and type of taxes applicable will be CGST and SGST. ओके, तो इसका आंसर आप ऐसे ही लिख लेना सीधा सीधा जनरल इस पे। चलो ठीक है, मैं इसका लिखा के दे देता हूँ, नोट लिख लगना है तो आपको समझेगा। No movement of goods, place of supply shall be location of goods at the time of delivery। तो उसका आंसर क्या है? place of supply in the given situation will be इंदौर एमपी, मध्य प्रदेश। आप फुल फॉर्म लिख देना, इंदौर लिख के मध्य प्रदेश। पीओएस का फुल फॉर्म आपको लिखना है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन में देखो आपको बोला है क्या टैक्स, कौन सा टैक्स लगेगा? नहीं, सिर्फ उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए बोला है
तो आप सिर्फ उतना ही डिटरमाइन करोगे, दैट मच विल बी इनफ। तो इतना आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कॉपी डाउन कर सकते हो आप, प्लीज लिख लो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं कि भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने को क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। दैट इज अवर कॉन्सेप्ट नंबर 3, गुड्स डिलीवर्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों को ये थर्ड पर्सन समझ में नहीं आता। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मजेदार, ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। भाई लॉकडाउन के वजह से हम सब लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, हमारे स्पेशल वन को मिल नहीं पा रहे, काफी दिन हो गए। तो ऐसे केस में ये एग्जाम्पल ज्यादा आपको रिलेट करेगा पर्सनल लेवल पे। ओके, समझो हम एक वन ऑफ अपने स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। चलो हम हमारे एक स्टूडेंट का नाम है, जिसका नाम है पांचाल। पांचाल ने कोई गुड्स ऑर्डर किया। कहां से ऑर्डर किया? फॉर एग्जाम्पल अर्चिस गैलरी से ऑर्डर किया। ये गैलरी है जहां पे प्यार भरा गिफ्ट मिलता है आपको, लव वाला गिफ्ट। पता ही होगा तुम लोग को, ज्यादा बताने की तो जरूरत मुझे है नहीं अर्चिस गैलरी के बारे में। तो पांचाल ने ऑनलाइन ऑर्डर किया क्या? एक गिफ्ट। कहां से? गैलरी, ऑर्चिस गैलरी से एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया। और उसने वो गैलरी वाले को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट उसने ऑर्डर किया है उसका डिलीवरी दिल्ली में उसकी कोई खास दोस्त रहती है जिसका मुलाकात उसको फेसबुक पे हुआ था। उस दोस्त को डिलीवर करने के लिए उसने दिल्ली का एड्रेस दिया। किसको? गैलरी वाले को। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो टोटल 3 पार्टी है। एक पांचाल जो कि बायर है, दूसरा अर्चिस गैलरी जो कि सप्लायर है, क्योंकि सेल तो यही कर रहा है ना, और एक दिल्ली वाली पार्टी, हम उसका नाम रखेंगे मिसेस सी रखेंगे। सॉरी मिसेस गलत हो जाएगा ना, मिस सी रखेंगे। मिसेस कैसे हो सकती है? हाँ चलो ठीक है। तो मिस, तो 3 पार्टी है, पांचाल, बायर, ऑर्चिस गैलरी, सप्लायर, और मिस सी जिसको गुड्स का डिलीवरी हुआ वो। तो यहाँ पर ऐसे केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? यहाँ पे कहा गया है ये जो पांचाल है ना, जिसने एक्चुअल में गुड्स ऑर्डर किया था, ये इसमें थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्यों? क्योंकि ये सप्लायर ऑफ द गुड्स, ये रिसीवर ऑफ द गुड्स। सप्लायर ऑफ द गुड्स ऑर्चिस गैलरी, रिसीवर ऑफ द गुड्स मिस सी। तो यहाँ पे पांचाल थर्ड पर्सन है जिसने एक्चुअल में गुड्स का ऑर्डर दिया था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, दैट इज पांचाल का लोकेशन। पांचाल थाने में रहता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पांचाल का लोकेशन, दैट इज थाने। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाने। क्या रहेगा? थाने। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो, टैक्सेशन को साइड में रखो, एक कॉमन सेंस में सोचो। ऑर्चिस गैलरी वाला बिल किसको भेजेगा?
बिल तो पांचाल को ही भेजेगा ना, वो थोड़ी ना मिस से पैसा लेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो ऑर्चिड गैलरी वाला बिल किसको दे रहा है? पांचाल को, दैट इज ने ऑर्डर दिया उसको दे रहा है। तो जो लोकेशन ऑर्डर देने वाले बंदे का था, बायर का था, वही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाने। एग्जाम्पल समझ रहे हैं आपको? तो ऐसा अगर हो रहा है जहां पे तीन पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे बायर कोई और है और रिसीवर ऑफ द गुड्स कोई और है, तो वैसे वाले केस में थर्ड पर्सन का जो भी लोकेशन है, दैट इज बायर जिसने गुड्स का ऑर्डर किया, उसका जो लोकेशन है वो जहां पे रहता है, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब गुड्स चाहे कहीं पर भी डिलीवर हो, वो इग्नोर हो जाएगा। यहाँ पे किसको काउंट करेंगे? पांचाल को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो ये भाई साहब के बंदे से, ये भाई साहब के अकाउंट से ही जाएगा ना, जेब से ही जाएगा। तो सीधी बात है, जिसने पैसा दिया उसका लोकेशन पकड़ो ना, जिसको गिफ्ट जा रहा है उसका क्यों लोकेशन ले रहे हो? सिंपल है ना। टैक्सेशन अपनी जगह पे, कॉमन सेंस में सोचोगे तो भी ये समझ जाएगा। चलो देखते हैं अपन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है क्या करके, एंड अकॉर्डिंगली उसका आपको जवाब देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते पहले। From the following information, determine the place of supply of goods as per section 10 subsection 1 of IGST Act 2018, where the goods are delivered by the supplier to a recipient on the direction of the third person during the course of movement of goods। अच्छे से देखो, goods are delivered by the supplier, मतलब एग्जाम्पल में ऑर्चिड गैलरी यहाँ पे सप्लायर था, टू अ रेसिपिएंट, मतलब यहाँ पे रेसिपिएंट कौन था? रेसिपिएंट। गुड्स किसको मिला? गिफ्ट किसको मिला? मिस सी को मिला। देन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन था? थर्ड पर्सन आपका पांचाल। ऑल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई वेदर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, वो तो कर लेंगे, वो तो इजी है। तो आपके दिए गए कॉलम्स में आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट कॉलम कौन सा है, पहले वो डिटरमाइन करो। चलो देखते, सप्लायर एंड हिज लोकेशन आपके काम का है क्या? हाँ है, 100% आपके काम का है, क्योंकि सप्लायर और उसके लोकेशन के बेस पे ही तो हम जवाब देते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है ना। और लोकेशन ऑफ द बायर और थर्ड पर्सन काम का है क्या? हाँ देखो, लोकेशन पांचाल वाला पकड़े थे ना हम लोग, तो थर्ड पर्सन था पांचाल वहां पे, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द बायर थर्ड पर्सन आपके काम का है। यस, क्योंकि यही लोकेशन तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनने वाला है। रिसिपिएंट एंड हिज लोकेशन, उसकी गर्लफ्रेंड का लोकेशन अपने को काम का है क्या? नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, हम क्या करेंगे? तो ये आपके काम का नहीं है। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आपके काम का है क्या? नहीं। गुड्स कहीं पर भी डिलीवर हो, हमको तो बायर का लोकेशन चाहिए, तो बायर कौन था? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को पकड़ो, खत्म करो। गेटिंग? यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ है, ये लोकेशन में आई मिसिंग है, प्लीज लेना। चलो सॉल्व करें इसको, लेट्स गो। ये आपको मैं बता दूं गाइस, ये ऑलरेडी एक बार 8 मार्क्स के लिए आ चुका है एग्जाम्स में, एग्जाम में ऑलरेडी यही क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आ चुका है, मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट आपको मोर और लेस एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो सम सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो भाई अभी इसका आंसर देखते हैं। देखो मैंने नोट लिख लिया, इन केस ऑफ गुड्स डिलीवर्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन। जो हमने आपको अभी अभी शुद्ध हिंदी में बताया, उसी चीजों को हमने इंग्लिश में व्यक्त किया है ना। नाउ अभी पहला वाला केस देखते, सप्लायर कहाँ का? supplier and his location, अतुल of इंदौर। location of the buyer, third person कहाँ का? आलोक of इंदौर। तो place of supply क्या? जो थर्ड पर्सन का लोकेशन है वही, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का लोकेशन क्या है? इंदौर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? इंदौर ओनली। सेकेंड वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? सूरत ओनली। थर्ड वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? मुंबई। फोर्थ वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? सूरत। भाई दैट्स इट।
चलो पहला लिख लेते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर इट इज इंदौर, लोकेशन ऑफ बायर इंदौर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, इंदौर ही, मतलब जो लोकेशन है बायर का वही। नेचर ऑफ सप्लाई क्या, इंट्रास्टेट हो गया ये, बराबर ना, क्योंकि विद इन द स्टेट हो रहा है, इंदौर इंदौर हो रहा है। तो नेचर ऑफ टॅक्स कौन सा लगेगा, टॅक्स विल बी CGST आणि SGST लागणार। नंतर काय दिले बघा, सेकंड सप्लायर का लोकेशन देखो इंदौर दिया है, तो इंदौर लिख लेंगे हम, इंदौर। बायर का लोकेशन क्या दिया है, सूरत, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, सूरत। तो भाई नेचर ऑफ सप्लाई क्या, अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि इंदौर एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में आता है। इंदौर आपका MP में आता है, सूरत आपका गुजरात में आता है, मतलब दो अलग अलग स्टेट आ गया बीच में। तो यहाँ पे आपका प्लेस यहाँ पे आपका नेचर ऑफ सप्लाई क्या, दो स्टेट आ गया, मतलब ये हो गया इंटर स्टेट। आई होप आपको समझ रहा है कि मैं ये आंसर कैसे डिटरमाइन कर रहा हूँ। मैं आपके इन दो कॉलम्स को कनेक्ट करके आंसर कर रहा हूँ। इन दो कॉलम को देखो बराबर से, कंफ्यूज मत हो जाना इन दो कॉलम्स को, है ना। इंदौर इंदौर, इंदौर सूरत, तो ये इंदौर इंदौर था तो इंटरस्टेट, यहाँ पे इंदौर से सूरत आया, मतलब ये ऊपर वाला इंटर है, नीचे वाला इंटर है। देन टाइप ऑफ टॅक्स कौन सा या नेचर ऑफ टॅक्स कौन सा, IGST लगणार। चला तीसरा, वापस से इंदौर ही है, फिर लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन मुंबई, मैं यहाँ पे इंदौर लिख लेते। सप्लाई क्या, मुंबई ही रहेगा, मतलब थर्ड पर्सन का लोकेशन। नेचर ऑफ सप्लाई क्या, इंदौर, अगेन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मतलब दो स्टेट, तो ये इंटर स्टेट आएगा। और यहाँ पे नेचर ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, अगेन सर IGST लगणार। अगेन लास्ट में भी वही इंदौर ही दिया था, सप्लायर का लोकेशन तो इंदौर ही है ना, देखो। और गया कहाँ पे, सूरत गया, ये गया सूरत, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, सूरत। नेचर ऑफ सप्लाई क्या, इंदौर से सूरत आया, मतलब अगेन इंटर स्टेट। इफ इट इज इंटर स्टेट तो टैक्स कौन सा लगाओगे, टैक्स लगाओगे IGST का। भाई सिंपल हो गया, इतना सा तो है, इतनी सी है जिंदगी। कॉपी करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, दैट मच विल बी इनफ फॉर यू। ओके चलो, तो ये गाइस मैंने आपको नियरली ये वाले वीडियो लेक्चर में तीन कॉन्सेप्ट बताया है, और तीनों कॉन्सेप्ट कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज इजी एज पर माय नॉलेज। बाकी जो है आप देख सकते हो, ओके। तो कॉपी डाउन कर लो, मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स कवर करा के दूंगा। एक बार गुड्स हो गया, देन कैन जंप टू सर्विसेज। ओके चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।